गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपन अंतिम टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट जहाँ अपन ने छोड़ा था वहाँ अपन ने विमाएँ देखी थी और काफ़ी सारी भौतिक राशियों की अपन ने विमाएँ निकाली थी। बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, इन सब की विमाएँ, श्यानता, गुणा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इन सब की विमाएँ लास्ट कक्षा में अपन ने देखी थी। अब यहाँ पे अपन जो चल रहे हैं वो नोट्स के प्रोसेस से चल रहे हैं। ये नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हो जाएंगे। अब आप देखिए, लास्ट कक्षा में अपन ने एक क्वेश्चन किया था, आपने देखा होगा, विमीय समांगता के सिद्धांत पे। किस पे किया था भाई? विमीय समांगता का सिद्धांत। वापस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, विमीय समांगता का सिद्धांत। वापस इसीलिए बता रहा हूँ, कल लास्ट एक क्लास में एक सूत्र बता दिया था, विमीय समांगता का सिद्धांत। इसमें मैंने बताया था कि यदि कोई सूत्र है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट उदाहरण देख लेते हैं कि E बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा ए टी था, तो विमीय समांगता का सिद्धांत कहता है कि जब भी इसको एक रेखीय समीकरण बनाइए, पहले तो रेखीय समीकरण ऐसे, मतलब बट्टे में कुछ ना हो, ये ध्यान रखना, कोशिश करनी है, कभी कभी रह जाएगा तो रह जाएगा। अब विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि बराबर और प्लस माइनस के चिन्ह के इधर उधर जो भी भौतिक राशि है उन सब की विमाएँ समान होगी। मतलब ये यदि कोई भौतिक राशि है तो ये भी वही भौतिक राशि होगी और ये भी वही भौतिक राशि होगी, मतलब इनकी विमाएँ समान होगी। तो अपन ने देखा था ई ए टी की जो विमा है वो बी और बी की जो विमा है वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। अब आपको ये तो ज्ञात है, ये दो अज्ञात है, तो अज्ञात बराबर ज्ञात, अज्ञात बराबर ज्ञात, दो समीकरण बनेगी और दो समीकरणों से ए और बी का मान अपन ने कल अंतिम रूप से ज्ञात किया था। ऐसा सवाल जेई मेंस में और नीट में बहुत आए हुए हैं। जेई मेंस और नीट में ऐसे सवाल बहुत आ रखे हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं ये आपकी 11वीं के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करवाएंगे। एकदम से सीधे से बड़े बड़े टफ क्वेश्चन के लिए भागोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। धीरे धीरे अपना बेस बढ़ाते रहना। 10वीं से 11वीं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ध्यान रखना। और देखो, 10वीं के बाद 11वीं के लिए नियमित रूप से कोचिंग की आवश्यकता होती है। यदि कोचिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो, बिल्कुल 90% डिस्काउंट पे हम आपको ये कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं। मात्र 6,000 रुपये में 11th का ये कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें सारे लेक्चर मिलेंगे। कभी आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। आप एक वीडियो को 2-2 बार देख सकते हो, 3-3 बार देख सकते हो। और संडे टू संडे हमारी जो लाइव क्लासेस होगी उस लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। और मैं अपने व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कोई भी दिक्कत तो आप व्हाट्सअप पे क्वेश्चन डाल दो, मैं चला के आपको कॉल करूंगा और आपके डाउट का सॉल्यूशन करूंगा। तो अपन ये देख रहे थे, ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में भी आते हैं, ध्यान रखना। तो देखो, लोग क्यों कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करो। आईएएस तक, आईआईटी से लेके आईएएस तक यही बोला जाता है कि एनसीईआरटी बेस्ड तैयार करो। अपन क्या होता है एक्चुअली, अपन कॉम्पिटिशन तैयारी के लिए बड़े बड़े कोचिंग की तरफ भागते हैं, लाखों रुपए देते हैं, मोटी मोटी किताबों के पीछे भागते हैं। मैं बता दूं, देश के जो सर्वोच्च एग्जाम में आईएएस, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट, इन तीनों में जो भी आता है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड आता है। बड़े बड़े कोचिंग वाले लाखों रुपए फीस लेके आपको नोट्स देंगे, ये देंगे, बुकलेट देंगे। अंत में जाके जनवरी मार्च में जब एग्जाम है तो जनवरी में आपको कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों? क्योंकि वो पहले अगर कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो तो उनकी कोचिंग में जाएगा कौन? सीधी सी बात। सिर्फ और लाखों रुपए ऐंठने का तरीका है, इधर उधर से कलेक्शन करके क्वेश्चन बना देते हैं। तो अपने को क्या करना है? अपने को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी तैयार करनी है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। राजस्थान बोर्ड में 11th में तो एनसीईआरटी लागू हो चुकी है, 12th में अगले साल लग जाएगी, लेकिन 12th में एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट ही है। देखो, जितना भी सिलेबस जितने भी राज्यों में स्टेट बोर्ड में चल रहा है वो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, एनसीईआरटी से ओतप्रोत है। हाँ, बस क्वेश्चन एनसीईआरटी से अलग है, बाकी थ्योरी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी जैसी ही है। तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो आप ये कोर्स अध्ययन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, समझ में आना चाहिए बस। हिंदी भाषी जितने राज्य हैं उनमें ये हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट कोर्स साबित होगा, ध्यान रखना। अगला सवाल है, एक क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बड़ा सा लिख देता हूँ मैं, P बराबर F/अल्फा, ध्यान से देखना भाई, साइन बीटा टी, साइन बीटा टी। तो एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, आगे और देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ बता देता हूँ, जहाँ जहाँ देखो ज़रूरत पड़ रही है वो मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बताता जा रहा हूँ, तो आप ब्लॉक करके उसको वहाँ पे नोट करते जाइएगा, ठीक है। साथ के साथ कॉपी पेन, देखो फिजिक्स, मैथ्स,
केमिस्ट्री, इनमें तो आपको कॉपी हाथ में लेके बैठना पड़ेगा। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कॉपी आप साथ में लेके बैठे हैं और साथ के साथ लिखते भी जाएं, कॉन्सेप्ट समझते जाएं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहला तो मैं कह रहा हूँ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, मैं कहूँ साइन थीटा, मैं कहूँ कॉस थीटा, आगे आप समझ रहे हो। दूसरा मैं कहूँ कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, तो मैं कहूँ लॉग ई एक्स, ठीक है। तीसरा मैं कहूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई एक्स पी लिख दो। लॉगरिथमिक को हिंदी में बोलते हैं लघु गणक, लिख देता हूँ लघु गणकीय फलन, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल को चर घातांकी, ठीक है। ये सब डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अभी धीरे धीरे जैसे आ रहा है आपको एडजस्ट करना है। लघु गणक मतलब लॉग होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं लॉग, इसका बेस में कुछ लिखते हैं और इधर एक कोई संख्या लिखते हैं। और एक्सपोनेंशियल चर घातांकी फलन होता है जिसमें ई की घात एक्स ऐसे कुछ लिखते हैं। ई जो है एक्सपोनेंशियल होता है और इसका मान होता है 2.71 के आसपास, आगे बढ़ता जाता है, लगभग इतना होता है। क्लियर। तो इसमें खासियत मैं बताता हूँ, देखो साइन थीटा कहीं भी आएगा वो विमाहीन होगा। विमाहीन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जिसकी विमाएं नहीं होती है। कुछ भौतिक राशियां भी होती है जिनकी विमा नहीं होती है, मैं वो भी यहाँ नोट कराना चाहूँगा आपको। विमाहीन भौतिक राशियां, विमाहीन जो भौतिक राशियां हैं इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आपने देखा था लास्ट विकृति, विकृति विमाहीन है। अगला है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक भी कैसा है, विमाहीन है। आपेक्षिक घनत्व, कौन सा, आपेक्षिक घनत्व, ये भी विमाहीन है। क्लियर। तो ऐसी कई भौतिक राशियां हैं जो विमाहीन होती है, तो आपको ध्यान रखना है विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व। इसके अलावा आप इधर आ जाओ, साइन थीटा विमाहीन है, और साइन थीटा में ये जो थीटा भी होगा ये विमाहीन होगा। थीटा भी क्या होगा, विमाहीन होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है, कॉस थीटा भी क्या है, विमाहीन है, और उसका थीटा अलग से भी विमाहीन होगा। लॉग एक्स भी विमाहीन है और इसका अलग से एक्स अलग से भी विमाहीन होगा। ई की घात एक्स जो है वो भी विमाहीन है, और इसका एक्स जो है, ये एक्स दूरी नहीं है, यहाँ एक्स कोई भी चीज़ है, ठीक है, ये भी विमाहीन होगा। तो मैंने आपको बता दिया मेनली इन तीनों फलनों में क्या क्या विमाहीन होगा। त्रिकोणमितीय फलन, लघु गणकीय फलन, चर घातांकी फलन में जो ये शब्द है ये पूरा विमाहीन होगा। कहीं भी होगा तो इसकी विमा अपन काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। न इसकी विमा होती है, न विमा से अपने को इनके सूत्र उत्तर व्युत्पन्न करने में हेल्प मिलेगी, आगे अपन देखेंगे। तो ये जो जहाँ भी आएंगे वहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ होगा, तो वहाँ पे अपन इनको, ये सब विमाहीन है क्योंकि ये सब अनुपात है। ये सब क्या है, अनुपात है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इधर आओ, एक सूत्र है, ये पहले सवाल आया हुआ है, P बराबर एफ बाई अल्फा साइन बीटा टी में अल्फा व बीटा की विमा बताएं। जब P तो भाई क्या है, दाब दिया हुआ है, जो लिखना है। दाब कभी शक्ति भी कह सकता है, तो शक्ति भी हो सकता है, ये कोई सूत्र नहीं है, ऐसे रैंडमली बनाया गया है। एफ है बल और टी है समय, तीन चीज़ें ही दिख रही है आपको। वापस देखिए, पी, एफ और टी, ये तीन के बारे में बताया है, और अल्फा और बीटा आपको ज्ञात करना है, इसकी विमा ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सुनिए, इधर देखिए ध्यान से। दिमाग देखो अपना एकदम एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं भौतिकी, और भौतिक विज्ञान सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है। कुछ लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए इसको रटाने की कोशिश करते हैं, ये रटने जैसा सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, मैं क्लियर कह देता हूँ। अपने दिमाग का विकास इस फिजिक्स के साथ ही होना है, क्योंकि आपको पता है कि आज जो भी रिसर्च हो रहा है वो सब अधिकतर फिजिक्स के क्षेत्र में हो रहा है। ये जो आप 4G 5G नेट यूज़ कर रहे हो, इतना सस्ता नेट आ गया, डिजिटल क्रांति आ गई, सब और सब फिजिक्स के कारण है।
ये डिजिटल पैनल आ गए, कंप्यूटर आते थे, इतना बड़ा टीवी आता था, उस पर लिख नहीं पाते थे अपन। अब बड़े भी हो गए हैं और इस पर अपन लिख भी पा रहे हैं। तो आप ये देखिए, तो इसकी मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा सुनिएगा। मैं इसके दो कॉन्सेप्ट बनाऊँगा। मैंने अभी अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जो आपको नोट कर लेना है। ये जो मैंने बताया ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ये जो है ये कॉन्सेप्ट, ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको नोट कर लेना है। ध्यान रखना भाई, ये नोट कॉन्सेप्ट या नोट करके हेडिंग डाल के इसको लिख लेना है और इसको तुरंत याद कर लेना है जैसे मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, यहाँ जो भी होगा वो विमाहीन होगा, चाहे एक डिजिट हो, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो, ये ध्यान रखना। तो अब इधर देखिए, साइन बीटा टी जो है और यहाँ पे है, तो ये तो विमाहीन है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो चलो ये विमाहीन है, तो मैंने कहा कि इन दोनों की विमा बराबर होगी। अगर इसकी विमा पी की कुछ विमा है तो निश्चित रूप से एफ बट्टा अल्फा की विमा भी वही होगी, क्योंकि ये तो विमाहीन है, तो इसकी विमा बराबर इसकी विमा होगी। अगर ये न्यूटन में है तो ये न्यूटन में होगा, और अगर ये दाब है और दाब पास्कल में है तो ये निश्चित रूप से ये भी पास्कल में होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अब पी का आपने को सूत्र पता है, पी का सूत्र क्या होता है, एफ बट्टा ए, और ये हो जाएगा एफ बट्टा अल्फा। तो आपको अल्फा को उधर ले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अल्फा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ बट्टा एफ इंटू ए आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, ये एफ नीचे जाएगा और ए उधर चला जाएगा और ये अल्फा इधर आ जाएगा। एफ से एफ तो कटा, तो बचा क्या, ए, और ए की विमा आपको पता है मीटर स्क्वायर होती है, L2 होती है, ए की विमा क्या होती है, L2। तो इस प्रकार देखो कितना कठिन सवाल लग रहा था, कितना आसान हो गया। तो अब अल्फा की विमा क्या आ गई, L2। ठीक है, इसके बाद बीटा की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा विमाहीन है और इसके साइन के साथ जो भी होगा पीछे की तरफ ये भी विमाहीन होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि बीटा टी जो है विमाहीन है, और विमाहीन है मतलब मैं इसको कह सकता हूँ M0 L0 T0 कह सकता हूँ। विमाहीन को ये भी लिख सकते हैं m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 लिख सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ b की पावर क्या है, तो आपको पता है b बराबर m की पावर 0 l की पावर 0 बट्टा ये कितना है t, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 बट्टा ये हो जाएगा t1, और ये ऊपर जाएगा तो b की पावर क्या आ जाएगी, b की विमा m0 l0 t की पावर -1, या आप अलग से इसको t की पावर -1 भी बोल सकते हो, क्योंकि जीरो वाला लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं है, अरे क्लियर है कि नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, तो L2 और t-1 इस क्वेश्चन में इन दोनों की विमाएँ आ गई। अब अगली कक्षा में अगले टॉपिक पे अपन देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में, एक बार वापस देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। कोई भी समस्या हो आप बताइए, कोई भी समस्या हो आप बता सकते हैं। बस इसको एक बार कंसंट्रेशन से देखो, रिपीट कर लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस में डिफरेंस क्या है। मैं खुद रिकॉर्डेड क्लासेस प्रेफर करता हूँ। क्यों करता हूँ, लाइव क्लासेस में कुछ बच्चे अननेसेसरी कमेंट करते रहते हैं, उससे सारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अब यहाँ आप पढ़ो, 2 बार वीडियो देखो, नहीं तो आप, मैं आपको अपने व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, अब उस व्हाट्सअप नंबर पे कोई भी समस्या हो आप डालिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अगला पेज पे चलते, ये क्वेश्चन हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी आप दिमाग में रखिए, वो भी अपने दिमाग में रखिए। आगे अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार रीडिंग करिए, ये क्वेश्चन करिए, रीडिंग करिए इस क्वेश्चन को। क्या है अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार का है कि p प्लस ए बट्टा वी स्क्वायर वी माइनस बी, देखो ये होती है समीकरण में, बता दो इस समीकरण को कहते हैं वांडर वाल समीकरण, इसको कहते हैं वांडर वाल समीकरण, पहले क्लियर कर देता हूँ। p माइनस ए बट्टा वी स्क्वायर बराबर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। ठीक है, ये आर टी बड़ा कर देना, क्लियर, आर टी। नोट्स में जो थोड़ा बहुत करेक्शन है वो आपको बताते जा रहा हूँ। p माइनस ए बटा वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर आर टी वांडरवाल समीकरण है। कहीं कभी कभी ये एन आर टी भी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना, एन भी लिखा हुआ हो सकता है,
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये एनआरटी भी लिखा हुआ हो सकता है, पर आपको अभी फोकस इस पे करना है, ठीक है। आर टी की जगह एनआरटी भी हो सकता है, आपको उधर का कंफ्यूज होना ही नहीं है। कोई सोचेगा आर की विमा क्या, टी की विमा, तब तुलना कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब आपको माइनस का चिन्ह दिख गया ना, ये माइनस है और इधर ये प्लस है, ठीक है। आपको ये क्या हुआ वंडरवॉल समीकरण में, यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है, तो आपको पता है कि प्लस के चिन्ह के दोनों तरफ जो है वो संख्या है उनकी विमा बराबर होगी, और इधर माइनस के चिन्ह के अगर देखो अगर ये दाब है तो निश्चित रूप से ये भी दाब ही होगा, क्योंकि दाब के अंदर दाब भी जुड़ेगा, किलो तो जोड़ नहीं सकता, ग्राम तो जोड़ नहीं सकता, दाब के अंदर बल तो जोड़ नहीं सकता, कार्य तो जोड़ नहीं सकता, उसी मात्रक का कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये दाब है, सुनना भाई ध्यान से, अगर ये दाब है तो निश्चित रूप से ये भी दाब है। अगर ये V आयतन है, बताता हूं क्या है, लिख देता हूं, P दाब है, V आयतन है, T ताप है, R गैस नियतांक है, R क्या है, गैस नियतांक है, क्लियर। अब इसके साथ R गैस नियतांक हो गया, और उसके साथ क्या बचा, सब हो गया, 1 2 3 4 सबको बता दिया। तो अब बताइए अगर ये दाब है, निश्चित रूप से अपन देखें, अगर ये दाब है तो ये भी दाब होगा, ये ध्यान रखना भाई। अगर ये आयतन है तो ये भी आयतन होगा, मतलब समझ में आ गया, बस इसकी विमाएं पता चल गई अपने को, तुलना करी अपने आप आ गया। देखो अगर ये दाब है तो निश्चित रूप से ये भी दाब की विमा के बराबर होगा, पहला लाइन खींच दी। अब दूसरे में अगर ये आयतन है तो निश्चित रूप से बी भी आयतन ही होगा, क्योंकि आयतन के अंदर आयतन ही जुड़ेगा। तो समझ में आ गया बी की विमा क्या होगी, आयतन की विमा होती है एल क्यूब, 3 लंबाइयाँ होती है, आयतन की विमा क्या होती है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब मात्रक होता है, या भुजा क्यूब मान लो, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब से L3 ही आएगा। तो ये अपना आंसर आ चुका। दूसरा आप देखिए, ए अज्ञात है, तो मैंने ए अज्ञात को इधर रखा और मैंने इसको उधर भेज दिया, PV स्क्वायर, किसी को कोई तकलीफ। अब ए इधर पड़ा है, पी की विमा दाब होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, PF/A, क्योंकि दाब की मुझे डायरेक्ट याद नहीं है, तो मैं हमेशा मैंने आपको बल की याद करवाई थी और मुझे बाकी सूत्र याद है, तो मैं तोड़ के निकालने की कोशिश करूंगा। शॉर्टकट में कभी विमा में कन्फर्मेशन नहीं हो तो तुक्के में विमा मत डालना, अगर तुक्के में विमा डाली तो आपका तुक्का 99% गलत होगा भाई, तुक्का 99% गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे संख्याओं का खेल है। M1 L1 T-2 उसकी जगह M1 L2 T-2 भी अगर तुक्के में आपके माइंड में आया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने इसको लिख दिया और V को मैंने लिख दिया V का स्क्वायर मान लो। इसकी विमा क्या होती है, M1 L1 T-2, इसकी होगी L3 का स्क्वायर, आप ब्रैकेट लास्ट में भी लगा सकते हो पूरा सॉल्व करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एरिया का L2, तो यहाँ पे हो जाएगा M1 L1 T-2 L6 बटा L2, L2 से 6 कटा तो बचा कितना 4, तो यहाँ पे आ गया आंसर M1 4 और 1 कितना हुआ 5 और T की पावर कितनी हुई -2। इस प्रकार A की विमा क्या प्राप्त हुई, M1 क्या प्राप्त हुई, दिख रहा है आपको, M1 L5 T-2, रटा हुआ नहीं है भाई, तो मैच करें M1 L5 T-, रटना नहीं है, कितना रटोगे, बहुत सारे क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है, कितना रटेंगे अपन रटने की टेंडेंसी है अपनी 10वीं में, अपन 10वीं में एक किताब का सिलेबस 3 बार ख़त्म कर देते हैं, रट लेते हैं, बार बार रट लेते हैं, 100 में से 100 नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपके दिमाग का पूर्ण इस्तेमाल जरूरी है भाई, दिमाग जरूरी है, यहाँ पे पूरा दिमाग लगाना है। यही चाहते हैं, साइंस अगर आपने ली है तो यही चाहते हैं कि आपका दिमाग डेवलप हो, ये ध्यान रखना। आज आप देखोगे आज के ज़माने में IAS में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन साइंस वालों के होते हैं, आर्ट्स वालों के उतने नहीं हो पाते। टॉप रैंक साइंस वालों की आती है, क्यों आती है, क्योंकि अब IAS का पैटर्न ही चेंज कर दिया, जो दिमाग से आंसर लिखेगा उसका सिलेक्शन है, जो दिमाग से इंटरव्यू देगा उसका सिलेक्शन है, और जो रट के जाएगा, रट्टू तोता बन के जाएगा,
तो तोते हमेशा चिड़िया घर में मिलते हैं, ध्यान रखना, कुछ नहीं होना उनका। तो रट्टू तोते नहीं बनना है, रट्टू तोते बनोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे भाई, ठीक है। इसलिए आप जब मेरे साथ चल रहे हो, जैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है, उसको फॉलो करते चलिए और निश्चित रूप से आपके परिणाम में अद्भुत इम्प्रूवमेंट आएगा। अगला टॉपिक है काम का नए सूत्र व्युत्पन्न करना। अगला टॉपिक है नए सूत्र व्युत्पन्न करना। दी गई भौतिक राशियों से, पूरा हेडिंग तो ये है, क्वेश्चन अगर मैं इधर डाल दूं, टॉपिक विमाओं के अनुप्रयोग, हेडिंग है विमाओं के अनुप्रयोग, और विमाओं के अनुप्रयोग में पहला है, विमाओं के अनुप्रयोग में पहला है, क्या है, दी गई भौतिक राशियों में, दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर, दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर नए सूत्र व्युत्पन्न करना, नए सूत्र व्युत्पन्न करना, नए सूत्र व्युत्पन्न करना। दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर नए सूत्र व्युत्पन्न करना, ठीक है। पहला अनुप्रयोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और यहाँ से आपका फर्स्ट टेस्ट और अर्धवार्षिक में, हाफ ईयरली में ज़रूर सवाल आता है, ज़रूर सवाल आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सवाल किस टाइप के आते हैं मैं आपको बता दूं, या तो दो कोई विमाएँ दे देंगे तो विमाएँ लिखिए, बस ऐसा आ जाएगा, कोई भी दो, मैंने इतने सारे बताए हैं, ठीक है। उसके अलावा दो चार आप और देख लेना, नहीं तो बस इतना सफिशिएंट है, विमाएँ लिखिए, आ जाएगा। दूसरा, ऐसा कोई क्वेश्चन विमीय समांगता पे आ सकता है। तीसरा ये पॉइंट है, तो इसका देखो मैंने ये सीधा ये इस तरह से लिखा हुआ है टी समानुपाती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है यहाँ पे, टी समानुपाती m की पावर a l की पावर b t की घात और g की घात c, ये स्टेप की जगह आपको वो स्टेप करेक्शन करना है। जो नोट्स जो या क्लास देख रहे हैं वो ध्यान रखना, पहला स्टेप ये होना चाहिए टी समानुपाती m की पावर a l की पावर b g की पावर c। अब इसका क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो मैं एक बार क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या होगा, सीधा क्वेश्चन आधारित करो, कोई नहीं पूछेगा क्या है, सीधा इस पे एग्जाम्पल आता है, तीनों का एक एक सवाल आता है। सवाल देखिए, क्वेश्चन, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किसी सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान, धागे की लंबाई व गुरुत्वीय त्वरण गोलक का द्रव्यमान m दिया हुआ तो ठीक है, धागे की लंबाई l, आवर्तकाल को t मान लो। तो सवाल दिया हुआ है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l, वो गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये आ गया भी सवाल। तो जो सवाल आ गया तो सवाल मचाता है बवाल, आपको शांति से करना है, इसका आंसर कैसे करना है। तरीका देखिए, एक तरीका देखिए, सारे सवाल करोगे और एक को फोकस करके देखिए। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट तो ध्यान तो देना ही है, क्लियर। तो अब अपन देखेंगे यहाँ पे कि भाई ये है क्या सरल लोलक। आप कहोगे सर ये है क्या, सरल लोलक है क्या? तो यार 10वीं कक्षा में नहीं पढ़े ऐसा, ऐसे गोला था, ये गोला है गोलक, इसका द्रव्यमान है m, रस्सी की लंबाई है l और g तुरंत नीचे की ओर लग रहा है, बताया था ऐसा। इसको ऐसे हिलाते हैं तो ये इस तरह से हिलता रहता है, ऐसे 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 दोलन करता है कि नहीं करता? 10वीं कक्षा में था, कार्य ऊर्जा वाले चैप्टर में।
यही सरल लोलक है। तो इसी सरल लोलक का इसने कहा कि यहाँ से देखो आवर्तकाल, मतलब ये यहाँ है, ये जब यहाँ से आवर्तकाल की बात करूँ तो देखो क्या, ये जब ये यहाँ है तो ये यहाँ गया, यहाँ से ये वापस आया और फिर इधर गया और इधर जाने के बाद वापस आया, तो एक चक्र पूरा हुआ ना। यहाँ से यहाँ गया, वापस आया, इधर गया, वापस आया। एक चक्कर पूरा होने में जो समय लगा है वो है टी, आवर्तकाल। एक चक्कर देखो ऐसे था, इधर गया, वापस आया, इधर गया, वापस आया, अब वापस जाने की तैयारी, उससे पहले ये एक चक्कर हो गया। क्लियर, ये एक आवर्तकाल हो गया। एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, ये सब आपको पता है। तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, जहाँ जहाँ लगे थोड़ा बहुत नोट्स में करेक्शन कर देना। ठीक है, टी समानुपाती किस पे है, एम, एल और जी, ए, बी और सी मान लिया, इनकी कोई घातें हैं, इनकी घातें हैं एम, एल और जी लिख दिया। और एक बार मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस के लिए, खाते मैंने रेंडमली मन से लगा दिया, आप भी कुछ लगा सकते हो, ध्यान रखना। ए बी सी आप लगा सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा दी। भाई उसने कहा टी जो है इन तीनों पर निर्भर करता है, तो अपन ने समानुपाती लगा दिया। अब आप कहोगे समानुपाती क्यों लगा, शायद व्युत्क्रमानुपाती भी हो सकता है। तो बेटा मैंने इसकी घातें ए बी सी लगा दी, इसका मतलब ए बी सी माइनस भी हो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। मैंने ए बी सी लगा दिया, ए अगर माइनस में है तो वो अपने बट्टे में आ जाएगा, क्या दिक्कत कहाँ हो रही है। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसे सवाल दिया हुआ तो जिसके बारे में सूत्र निकालना है उसको एक साइड में, बाकी सबको एक साइड में लिख के उनकी घातें लगा देनी है। क्लियर, ठीक है। अब यहां से देखिए भाई, ध्यान से लगा दी, शुरुआत हो चुकी है जंग की। अब आपको पता है जब भी ऐसा चीज आता है तो आप क्या करते हो, एक बराबर समानुपाती चिन्ह गठन बराबर, यहां एक नेतांक आ गया के। जब भी ऐसे कोई नेतांक आएगा ऐसे सवालों में तो वो हमेशा नेतांक विमाहीन होगा, ये ध्यान रखना। अगर विमाहीन नहीं है तो अपन नहीं हल कर सकते। ठीक है, तो ये जो नेतांक जो भी आएगा यहाँ पे वो विमाहीन ही आएगा, ये ध्यान रखना। तो के विमाहीन समानुपातिक नेतांक है, के विमाहीन समानुपातिक नेतांक है। अब अपने को एक सूत्र मिल गया जिसमें ए बी सी अपने को पता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों की विमाएं निकाल के उनकी तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की विमाएं लिख के उनकी तुलनाएं करेंगे। थोड़ा सा कठिन है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कठिन है, तो आपको ध्यान रखना है। टी होता है आवर्तकाल, और आवर्तकाल की विमा आपको पता होनी चाहिए, याद होती है T1 होगी, पर मैं इसको पूरा एम के बदले में लिखता हूँ, तो मैंने लिखा M0 L0 T1। कोई तकलीफ? मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, विमाहीन है। समीकरण 2 में विमाएं रखने पर, अब इनकी विमाएं रखने पर, समीकरण 2 में विमाएं रखने पर, तो समीकरण 2 में विमाएं रखने का मैं अगर कह रहा हूं तो इन सबकी आपको विमाएं पता होनी चाहिए भैया। नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पेपर में देवी होगी, नहीं तो हल्के फुल्के होंगे, त्वरण वरण ये तो आपको पता होंगे, अदरवाइज हल नहीं कर पाएंगे। इन सबकी विमाएं आपको या तो पेपर में देवी होगी या आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं दी हुई है और नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो राजस्थान बोर्ड में तो जो सवाल है एज इट इज़ वही आता है, लेकिन सीबीएसई में सवाल कुछ और भी आ सकता है। 11th क्लास से उन बच्चों को ऐसा परिपक्व कर दिया जाता है, तो आपको तो जो किताब के अंदर जितने ऐसे उदाहरण है वो कर लेना, बस काम हो जाएगा। तो मैंने इसकी विमाएं, समीकरण 2 में विमाएं रखने पर मैंने इसकी विमा रख दी, के तो विमाहीन है, छोड़ दो। एम की विमा क्या है, एम है मास, द्रव्यमान। देखो द्रव्यमान की विमा आपको पता है m1 की पावर a होती है। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसकी विमा और इसकी घात रख दी। लंबाई देखो, इसीलिए ध्यान से बता रहा हूँ, पहला उदाहरण है, बड़े तरीके से देखना है। लंबाई का L1 और उसकी घात कितनी है b। तीसरा त्वरण, त्वरण की विमा होती है L1, गुरुत्वीय त्वरण है, कोई भी त्वरण हो, L1 T-2, आपको ध्यान हो तो। नहीं है तो आप निकालो, इधर किधर निकालेंगे, इधर। G बराबर क्या होता है, V बटा T। V का होता है L1 T-1 और इसका होता है T1। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, L1 T-2 हो जाएगा। अगर नहीं आता है, डाउट है थोड़ा सा भी, तो तुरंत निकाल के कंफर्म करना, क्योंकि एक छोटी सी गलती, जल्दबाजी के 2 सेकंड जल्दी करने के चक्कर में पूरा सवाल जाएगा भाई। मैंने देखा है ऐसे सवाल, मेरा अनुभव है।
कि बच्चे यहाँ पे आके गड़बड़ कर देते, यहाँ तो लिख देते 2 स्टेप, फिर ये गड़बड़ करते। तो अगर 3 नंबर का सवाल है तो उनको आधा नंबर भी नहीं मिलता। M0, L0, T1, M1, ठीक है, इसकी लिख देता हूँ वापस, अलग कलर से मार्क करता हूँ। देखो m की पावर a है तो मैंने m की विमा लिख के उसकी पावर a कर दी, l की पावर b है तो मैंने l की विमा लिख के l1 उसकी पावर b कर दी, g की पावर c है तो मैंने g की विमा लिख के उसकी पावर c कर दी। दिक्कत कहाँ है? किसी को तकलीफ है क्या? चलो कोई नहीं, एक इधर आओ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर से कॉन्सेप्ट, मैं देखो पुराना, मुझे पता है बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे पता है भाई कि 50% वाला भी साइंस लेता है, इच्छा है उसकी, वो 10वीं में नहीं पढ़ पाया, कहीं ना कहीं नंबर कम आ गए, कोई तकलीफ नहीं है, इतना कठिन नहीं है। लेकिन अब मेहनत करनी है तो साइंस लो, अदरवाइज आप आर्ट्स या कॉमर्स या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, ये ध्यान रखना। हमने 10वीं में 55% थे किसी बच्चे के, उसके 12वीं में 75% भी बनवाए हैं। 10वीं में वो गांव में पढ़ता था, 55%, 12वीं में हमारे पास पड़ा 75% बना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। बहुत से 10वीं में बच्चे के 70% थे, 12वीं में वो 86% बना लिए उसने, क्योंकि गांव में वो संसाधन उपस्थित नहीं हो पाते। लेकिन अब ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से किसी भी गांव और ढाणी का बच्चा आराम से जोधपुर, जयपुर, गंगानगर की बेस्ट फैकल्टी और जैसलमेर की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकता है, ये ध्यान रखना। कहीं कोई दिक्कत तो आप बताना, हम बच्चों के लिए, देखो बच्चों का प्यार ही है, इसीलिए निरंतर हम लोग सफलता के लक्ष्य को हासिल करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लगातार 7 वर्षों से 8 वर्ष अपने कोचिंग को हो गए हैं पहले, लगातार 7 वर्षों से 10वीं और 12वीं में सिटी टॉपर हम ही दे रहे हैं लगातार। और कई बच्चे गणित और विज्ञान में 100 में से 100 अंक प्राप्त करते रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं, कुछ छोटा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी को पता होगा, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे बच्चे गलती करते, तो ध्यान रखिए। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर 3। देखो इन तीनों में बहुत डिफरेंस है भाई। देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, जल्दी जिनको पता है वो आंसर निकालिए, अदरवाइज मैं आंसर बताता हूँ। देखो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मुझे पता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं, तो मैंने एक उदाहरण इस तरह से लिख लिया और इनके आंसर जिसको आते वो तुरंत निकालें ये क्वेश्चन, और जिसको नहीं आते वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, जब आधार समान होता है, ये आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 + 3 बराबर 2 की घात 5, और 2 की घात 5 होता है मेरे ख्याल से 32, 2 4 8 16 32, ठीक है। अब आते हैं ये, जब भी ब्रैकेट और फिर घात होती है, दोनों क्या होते हैं, गुणा होते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6, ये हो जाएगा 2 की घात 6 मतलब 64। देखो समझ में आ रहा है फ़र्क? अरे फ़र्क आ रहा है कि नहीं आ रही समझ में? क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ घातों का मामला है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे का कोई भी कॉन्सेप्ट वीक रहे, मैं क्लियर कह रहा हूँ। 10वीं तक रट्टू होता है ना, 1 महीने के अंदर 11वीं में उस समझने पे, दिमाग पे जोर देने लग जाता है। इतना सब कुछ बताने के बाद अगर गलती करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा और आपको तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि नंबर नहीं आएंगे तो कहाँ से मज़ा आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 की पावर 3, तो आप देखिए 2 की पावर 3 सॉल्व होगा, और पहले 2 की पावर 3 होता है 8। 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8 होता है। 2 की पावर 3 पहले ऊपर वाला सॉल्व होगा, ध्यान रखना, हमेशा ऊपर से ऐसे सॉल्व होते हुए आता है। ये कॉम्पिटिशन में भी ये चीज़ काम आती है,
अगर ये मान के चलो 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसे होता तो पहले ये सॉल्व होता, ये कितना है 3 की पावर 2 9, फिर 2 की पावर 9, फिर ऐसे होता। अब यहाँ तक आपने कर दिया 64, 64 का डबल 128 और 128 का डबल 256, सही है भाई। टू 256, 2 की पावर 8। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, बड़े काम की चीज़ है। जल्दी से देखिए। देखो भाई, बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपको रटवाया जाए, ये ध्यान रखना। गर्मी बहुत है भाई। समझ में आया भाई ये कॉन्सेप्ट? ये आप अपने माइंड में, ये अपनी कॉपी में अवश्य नोट करें। और आपको लगता है ना कि ये चीज़ें आसान है, सब सब काफ़ी को पता होगा, कुछ को नहीं पता, वो ध्यान रखिए। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं साइंस मैथमेटिक्स, मैं कह रहा हूँ साइंस मैथमेटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती बच्चों को। रीज़न क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने कभी उस चीज़ को फोकस नहीं किया, हल्के में लिया। अब हल्के में नहीं लेना है। अरे कंपटीशन है यार। छोटी सी अगर, मैं कह रहा हूँ छोटी सी अगर किसी 4th ग्रेड की कोई नौकरी आ जाती है ना, तो करोड़ों बच्चे फॉर्म भर देते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है भाई, ये ध्यान रखना। तो उसी बेरोजगारी, ये ध्यान रखना, ये आप भी उन करोड़ों में शामिल हो जाओगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। बस पढ़ते जाना है और तुरंत 12th के साथ अपना सेटल हो गया भाई। सिलेक्शन 12th के साथ ही करा लो, ज़्यादा बेटर है। और नहीं तो 1 साल का ड्रॉप करो एज यूजुअल जैसे लोग करते हैं। 12वीं पे फोकस करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखो, तो अब ये मैंने बताया था, ये जब ब्रैकेट आता है तो ये क्या होता है, पावर गुणा होती है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत काम की चीज़ है। इधर वाला तो पढ़ा ही है, क्या है m0 l0 t की पावर 1, -1 नहीं 1। t की पावर कितनी हो गई 1, आवर्तकाल है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, m की पावर हो गई a, मैं लिखता जा रहा हूँ, गुणा हो गई l की पावर 1 इंटू b, l की पावर 1 इंटू c, और t -2 की इंटू सी, -2 इंटू सी, तो t की पावर कितना हो -2c। किसी को तकलीफ? हाँ ना बोल भाई, हाँ ना मैं बोलो भाई जल्दी से। आया किसी को तकलीफ? किसी को तकलीफ नहीं है। मैंने क्या किया, इन दोनों को गुणा किया, ए आया, एक को बी से गुणा किया, बी आया, एक को सी से गुणा किया, सी आया। मैंने बताया जब ब्रैकेट होता है तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं। कोई तकलीफ है तो बताओ। समय दे रहा हूँ भाई इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कठिनाई होती है, बार बार कह रहा हूँ मैं। अब आगे देखिए, वापस लिखता हूँ m0 l0 t1। देखो m एक ही है तो चलो ठीक है भाई, m की पावर a हो गई। l 2 है तो आपको पता है जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, मैंने अभी बताया ये कारण। देखो यहाँ काम आ रहा है तो घातें जुड़ जाएगी, हो जाएगी b + c। अरे इतना समझाने के बाद भी अगर गलत करोगे, इतना समझाने के बाद भी अगर गलत करोगे तो फिर मज़ा बिल्कुल आने का सवाल ही नहीं है। ये हो गया। तो m की पावर a, l की पावर b + c और t की पावर -2c। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे चले अपन। तो मैंने आपको बताया m0 l0 t1, वापस लिख रहा हूँ भाई पूरा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। m की पावर a, l की पावर b + c और t की पावर -2c, ये लिखा हुआ एज इट इज, चेक कर लो। b + c और -2c, ठीक है। चलो अब इधर देखिए, तुलना दोनों पक्षों की क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करो भाई। तुलना करी तो
देखो m की पावर कितनी है 0, इधर m की पावर कितनी a, तो m हो गया तो a बराबर 0 हो गया। तुलना करी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कहाँ दिक्कत है। तुलना करी l की पावर 0 और इधर l की पावर b प्लस सी, तो मैं कह सकता हूँ 0 बराबर b प्लस सी या b प्लस सी बराबर 0। तीसरा 1 है और इधर -2c है, तो अपन कह सकते हैं 1 बराबर -2c या -2c बराबर 1, एक की बात है। -2c बराबर 1 कर लूँ, -2c बराबर 1। बस इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे इसको। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एक सवाल के साथ बहुत सारे सवाल हो जाएंगे आपके। अब यहां से ध्यान से देखिए, a बराबर 0 तो आ ही गया, चलो एक तो मिल ही गया। b प्लस सी, चलो इधर से एक वैल्यू मिल रही है, देखो सिंगल है, तो ये क्या करूंगा, c बराबर माइनस का 1/2। आपको पता है c का मान यहाँ रख दो, ध्यान से, मैंने प्लस है, ठीक है, c का पूरा मान मैंने यहाँ रख दिया माइनस का 1/2। ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ भी गलती करते हैं, मुझे पता है यहाँ भी गलती होती है भाई, पूरा सही करने के बाद यहाँ भी गलती करते हैं। जहाँ जहाँ गलती करते हैं मैं बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ बच्चे, हम जब कॉपी चेक करते तो हमें पता है बच्चे कहाँ गलती करते हैं। तो ध्यान से देखिए, तुलना करी, सीधा दिख गया, फिर अपने लगा एक ही संख्या है तो इसका इजीली निकल जाएगा, तो c बराबर माइनस का 1/2, -2 उधर चला गया। फिर मैंने कहा कि c की जगह -1/2 तो -1/2 रख दिया, तो ये सीधा जब उधर जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो अपने तीनों के मान आ गए भाई। अब अपन क्या रखेंगे, a बराबर 0, b बराबर 1/2, c बराबर माइनस का 1/2 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 अपने को पता है t बराबर k, m, l और g, a b c था, a की जगह 0, l हाफ और g -1/2, ये आ गया। क्लियर। अब भी कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं जो अब आगे जो स्टेप है यहाँ गलती करते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, फिर यहाँ स्टेप में गलती करते हैं, उनको समझ में नहीं आता घात ये आधा है क्या है। तो ये भी मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ से पता चला m की पावर 0, इसका मतलब है सवाल ने अपने को गुमराह करने की कोशिश की। सवाल ने कहा कि गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन सूत्र कह रहा है कि द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता भाई। सूत्र कह रहा है खुद, सवाल ने कंफ्यूज किया कि गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अपन ने गोलक का द्रव्यमान लिया और गोलक के द्रव्यमान में अपन ने रखा और पूरा हल भी किया, तो अपने आप सवाल ने कह दिया कि m की पावर तो 0 है भाई, m पे तो ये निर्भर ही नहीं करता है। ये सूत्र m, सूत्र में m तो होगा ही नहीं, इसका मतलब है सूत्र में m आएगा ही नहीं अंतिम सूत्र में। तो अपन कहेंगे t बराबर k, m की पावर 0 तो हो गया 1, ये हो गया l की पावर हाफ, और ये बट्टे में जाएगा तो ये हो जाएगा g की पावर हाफ। किसी को तकलीफ है क्या? पावर जब बट्टे से ऊपर जाती है तो माइन, अब इसको ऊपर ले जाओ, उल्टा स्टेप भी करके देखो कभी कभी, g की पावर हाफ है, ऊपर जाएगा -1/2 होएगा, और -1/2 है तो बट्टे में आ गया, तो क्या हो गया? क्या तकलीफ है यार? तकलीफ ही नहीं है। कहाँ तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। t बराबर के l/g, पावर कॉमन ले लो हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा स्टेप करके देखो, अलग अलग लिखना है तो हाफ हाफ आ जाएगा। l/g की पावर हाफ है, इसका मतलब l की पावर भी हाफ है, g की पावर भी हाफ है। और आपको पता है अंतिम सूत्र में यहाँ लिख रहा हूँ, t बराबर के रूट में l/g, ये अपना आंसर आ गया। यहाँ तक ही छोड़ देना, बस आगे करने की जरूरत नहीं है। देखो विमीय दृष्टि से अपन ने हल कर लिया, के एक नेतांक पढ़ा है। हाँ, अपने को ये पता होता कि इस के का मान 2 पाई है, लेकिन अपने को पता जब सूत्र के बारे में पता है, काफ़ी बार ऐसे सूत्र आएंगे जिनके बारे में अपने को पता ही नहीं। अपन तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अपने को नहीं पता। तो अपना यहाँ तक आंसर ही यही आंसर है। कुछ किताब वाले या कुछ पासबुक वाले कहते हैं के बराबर 2 पाई रखने पर, ठीक है, क्योंकि ठीक है, और t बराबर 2 पाई, ये ओरिजिनल फार्मूला होता है, ये ओरिजिनल फार्मूला होता है। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे ही आप पढ़े भी हो। कब पढ़े हो भाई? 10वीं में। हाँ, आपको पता है सिमिलर कर सकते हो, तुलना इतनी, ये भी लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि हर बार के का मान अपने को ज्ञात हो ये पता नहीं, ठीक है। के बराबर 2 पाई क्यों रखा? तो आपको पता है तभी रख पाओगे, सारे सूत्र पता हो ये जरूरी नहीं है। अतः ये सूत्र यहाँ पे आ गया कि जो है t बराबर
क्लियर? यहाँ तक इस सूत्र को, इस सवाल को दिमाग में सेट करना, किताब में इस प्रकार के अन्य उदाहरण मिले तो उसके पे प्रैक्टिस करना। इसी प्रकार अगली क्लास में आपसे यूं ही मिलेंगे। तब तक ये टॉपिक जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है, ये तैयार हो जाना चाहिए। पहला अनुप्रयोग विमाओं का अपन ने पढ़ लिया, आगे के 2 अनुप्रयोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। और साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस के बारे में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। मैं आपको बता दूं, बार बार बता रहा हूँ कि हमारा ये क्लास लाइव गांव, ढाणी, दूर दूर का बच्चा, एमपी, यूपी, बिहार तक का बच्चा, राजस्थान के साथ सीबीएसई बोर्ड में भी क्लासेस रिकॉर्डेड है, वहाँ का बच्चा, सारे बच्चे देख सकते हैं। जहाँ 11वीं की फ़ीस जोधपुर में कोचिंग वाले या कहीं भी जयपुर में कोचिंग वाले 60,000 11वीं फाउंडेशन के 60,000 से शुरू होता है, प्लस 1 लाख रुपए रहने खाने का खर्चा, लगभग 1.6 लाख रुपए अगर बाहर कोई पढ़ने जाता है तो खर्चा होता है। मैं गारंटी देता हूँ कि 1.6 लाख है, यही कोर्स मात्र आपको 6,000 रुपये में मिल रहा है। लिमिटेड ऑफर है, ठीक है? तो आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन लीजिए। इसी के साथ गवर्नमेंट स्कूल के 30,000 सुपर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें प्रत्येक स्कूल से 5 बच्चों को लिया जाएगा, ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, ताकि हर गांव ढाणी में जहाँ पे टीचर उपस्थित नहीं है, सीट वैकेंट है, वो बच्चे भी अपने अध्ययन को जारी करें। एक बच्चा पढ़े और वो अन्य बच्चों को भी समझा सकता है। तो 30,000 बच्चों को फ्री पढ़ाने का टारगेट रखा गया है। इस योजना का नाम हमने रखा है सुपर 30,000। बिहार में आनंद कुमार जी प्रतिवर्ष 30 बच्चों को आईआईटी की तैयारी के लिए निःशुल्क पढ़ाते हैं। इसी से प्रेरित होकर हमने 30,000 बच्चों को, सरकारी स्कूल के 30,000 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का टारगेट लिया। क्लियर? सरकारी विद्यालय के। तो अगर कोई सरकारी विद्यालय के हैं तो ये बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, सर कैसे? तो पहले तो आप अपने मित्रों को सूचित करें कि जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप इस लोगों के साथ होगा। जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप, यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है उस लोगो के साथ होगा। तो उस ऐप को डाउनलोड करें, उसमें रजिस्टर करें, अपने पासवर्ड वगैरह डालें और कोई भी एक कोर्स, जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है कोर्स सेलेक्ट करें। फिर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के थ्रू उन्हें सूचित करें कि भाई जागृति क्लासेस 5 बच्चों के नाम मांग रहा है प्रत्येक कक्षा से, तो प्रत्येक कक्षा से एक बच्चे का नाम मांगा जा रहा है। तो जो वहाँ से आपके प्रिंसिपल सर अपने को लेटर हेड पे लिख के देंगे, वही जो है हम लोग नंबर जो हमारे पास आएंगे वो हम नंबर यहाँ से फ्री फीड कर देंगे। इसी के साथ ये तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए, काफ़ी स्कूलों में आया कि भाई प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी, ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी नीडी है, उनको ज़रूरत है ऑनलाइन क्लासेस की। तो मैं बता दूं कि वो भी अपनी स्कूल के प्रिंसिपल सर के थ्रू प्रिंसिपल सर से लिखवा के हमें भेजें, हम उन्हें भी फ्री पढ़ा देंगे। बात है समझ में? बस बच्चा ज़रूरतमंद, गरीब होना चाहिए और होनहार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 50% वाला है और सर, तो 50% वाले को पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है। क्लियर? ये हमारी एक योजना है, ये हम सामाजिक सरोकार के तहत ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो और जो बच्चा समर्थ है लेने के लिए वो आज ही मात्र 6,000, जो यार बाहर जाके 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो मात्र 6,000 रुपये में ये ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकता है। ये ऑफर सीमित समय के लिए, मैं आपको सूचित कर दूं, ठीक है? इसी के साथ धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आज तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करके आए। धन्यवाद।